ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर से, लेकिन उससे पहले हम जरा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें जो हमने पहले डिस्कस किया था। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? चलें चलें, थैंक यू। ले बेटा, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था? अगर हम बात कर रहे हो सबसे पहले आज हम जरा इलेक्शन से आगे की बात करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे, जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो जाता है, क्या उस डायरेक्टर्स के इलेक्शन को, जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा, जब आपने डायरेक्टर्स को मुंतखब कर लिया है, क्या इन डायरेक्टर्स के इलेक्शन को इनवैलिड करा दिया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो तरीकाकार क्या था कि सर वो लोग जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो, वो लोग जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो, तो वो क्या कर सकते हैं? वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सर वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं उस मीटिंग के 30 डेज के अंदर अंदर। अगर वो कर दें तो कोर्ट को अगर मुनासिब लगा तो उसको इनवैलिड करा दे देगा, दोबारा सिलेक्शन की बात कर देगा। ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई डायरेक्टर मान लो डिस्क्वालीफाई हो जाता है कोर्ट की तरफ से, तो उसने तो उस डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठ के बड़े सारे डिसीजन में वो इन्वॉल्व हुआ होगा, तो उसके उन डिसीजंस का क्या? तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता, उससे पहले जितने भी उसने कोई डिसीजन लिए होंगे तो वो बिल्कुल मेरे बच्चे वैलिड होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कैजुअल वैकेंसी को। हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब भी आप डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हो इलेक्शन से अगले 3 साल के अंदर, 3 साल तक उनकी वो होता है, टेन्योर होता है। अगर वो फर्स्ट डायरेक्टर हैं तो फर्स्ट एजीएम तक। तो बेटा, इस टेन्योर के पूरे होने से पहले पहले इन डायरेक्टर्स में किसी की डेथ हो सकती है, कोई छोड़ के जा सकता है, किसी को रिमूव किया जा सकता है। तो उस कैजुअल वैकेंसी को क्या फिल करना हमेशा जरूरी था? नहीं सर। अगर तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पूरे हो रहे हो तो फिर तो हमें कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से नीचे जा रहे हो फिर तो सर जरूरत पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, कितने दिनों में करना है आपने। और डायरेक्टर्स करते हैं कैजुअल वैकेंसी को फिल। उसके बाद दूसरी बात हमने डिस्कस की थी, अगर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कैजुअल वैकेंसी राइज हो तो डायरेक्टर्स ने उसको कैजुअल वैकेंसी को उसके 90 दिन के अंदर अंदर फिल कर देना होता है। इस तरह की हमने डिस्कशन की। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने जो इंपॉर्टेंट बात की थी, जिसको थोड़ा सा डिटेल में उसको बताना पसंद करूंगा, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कि डायरेक्टर को रिमूव करने का तरीका, मेरे बच्चे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। क्या था? मैंने आपको कहा था कि जब भी रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही होगी, सबसे पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या था कि सर ये जो डायरेक्टर है वो इलेक्टेड था या नॉन इलेक्टेड था। यानी कि जिस डायरेक्टर को रिमूव करने की बात हो रही है सर, वो इलेक्टेड डायरेक्टर को रिमूव करने की बात हो रही है या नॉन इलेक्टेड को? और नॉन इलेक्टेड हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से होते हैं, जो अनअपोज्ड आ गए थे, जो बगैर इलेक्शन के बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, या जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो भी बगैर इलेक्शन के आए। उसके बाद जो कैजुअल वैकेंसी को फिल किया है किसी डायरेक्टर से आपने, वो भी बगैर इलेक्शन के आया है। तो ये थे हमारे नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर। अब सर अगर मान लो कि कोई मेंबर ये फरमाइश करता है, किसी मेंबर ने ये कहा कि हमने फलाने डायरेक्टर को, कंपनी का फलाना डायरेक्टर है, ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी को हमने रिमूव करना है। मिस्टर ए कह रहा है कि भाई इसको बी को रिमूव किया जाए। तो ये रिमूवल कहां पे हो रही होगी? कंपनी की जनरल मीटिंग। कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स इकट्ठे होंगे और वहां पे मान लो ये बंदा रेजोल्यूशन पेश करेगा, जो उसको वो करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, ये रेजोल्यूशन लेकर आएगा उस मीटिंग में, सर ये मैं चाहता हूं मिस्टर बी को रिमूव किया जाए। तो हमने ये डिस्कस किया था, ये जो रेजोल्यूशन आई है ये किस लिए आई है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए। और अब क्या होगा? इस रेजोल्यूशन के ऊपर जनरल मीटिंग में वोटिंग हो रही होगी। अब वोटिंग इस रेजोल्यूशन के फेवर में भी पड़ेगी और अगेंस्ट में भी पड़ेगी। जो तो फेवर में पड़े चाहे जितने मर्जी हो, मान लो कि फेवर में पड़ा है 1 करोड़ वोट और इसकी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट पड़ा है 50,000 वोट, क्या डायरेक्टर जाना चाहिए? नहीं सर, रुकें। हमने क्या देखना है? हमने ये देखना था जो पिछली दफा इलेक्शन हुआ था, जो लास्ट इलेक्शन हुआ है, उसमें सबसे कम वोट लेकर कोई बंदा कितने वोट लेकर डायरेक्टर बना था। इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालने की बात हो रही है ना, इसलिए इलेक्शन भी हुआ होगा। तो जो पिछला इलेक्शन हुआ है, सबसे कम वोट 8 डायरेक्टर, जैसे हमने सोचे थे 8 डायरेक्टर हैं, तो 8वें नंबर के ऊपर अगर डायरेक्टर जो आया था उसने सबसे कम वोट कितने लिए थे? हो सकता है उसने 50,000 वोट लिए। आज इस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट पड़े हैं 1 करोड़, जो चाहते हैं इस डायरेक्टर को रिमूव किया जाए। लेकिन इस बंदे को इसकी अगेंस्ट कितने पड़े हैं जो चाहते हैं इसको रिमूव ना किया जाए, इसलिए उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है। ये रेजोल्यूशन रिमूवल के लिए है। तो हम इस वोट को, इन वोट्स को जो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट पड़े हैं, जो डायरेक्टर की फेवर में है, जिसको निकाला जा रहा है उसकी फेवर में है, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में है लेकिन उस डायरेक्टर की फेवर में है, इन वोट्स को आपने कंपेयर करना था। जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें सबसे कम वोट लेकर कोई बंदा कितने वोट लेकर डायरेक्टर बना था।
अगर तो आज भी ये बंदा उतने वोट सिक्योर कर रहा है, इसकी आज भी उतनी रेपुटेशन है जितनी रेपुटेशन के साथ एक बंदा ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये बंदा कहेगा कि मुझे क्यों निकाला। इसका हक भी बनता है जब ये देखेगा कि 8 में से ये बंदा, चाहे ये पहले नंबर वाला था चाहे ये 8वें नंबर वाला था, सर इसी को निकाला जा रहा हो, तो फिर भी यही लोगों से सवाल करेगा कि उस वक्त तो जालिमो, जब मुझे 50,000 वोट पड़ा था आप मुझे डायरेक्टर मान रहे थे, आज भी तो मुझे 50,000 वोट मिल रहा है, फिर मुझे क्यों निकाल रहे। तो ये जो मुझे क्यों निकाले वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इसलिए अगर तो उतने वोट ले ले जितने लास्ट इलेक्शन में लिए थे, या कोई और डायरेक्टर है इस 8वें नंबर के ऊपर, एटलीस्ट उतने वोट इसने लेने हैं, अगर ले लिए तो ये बच जाएगा। तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर तो इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालना है, सबसे पहले जो दिमाग में आपके आना चाहिए, पिछला इलेक्शन आना चाहिए, उसमें सबसे कम वोट कितने पड़े हैं वो आना चाहिए फॉर्म से। और आज इसको जो वोट मिलेंगे इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो वोट पड़ेंगे उसको कंपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, अगर आपने नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालना हो, भी नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालने की बात हो रही है, ये मिस्टर बी एक नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर है, इसको निकालने के लिए मिस्टर ए आगे हैं कि भाई रेजोल्यूशन क्या है, इसको निकाला जाए। सबसे पहले जो अगर नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालने की बात हो रही है, तो आप पहले ही फॉर्मूला लगा के एवरेज वोट कैलकुलेट कर लो, एवरेज वोट कैलकुलेट कर लो। और एवरेज वोट आप कैसे निकाल रहे होंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। और ये मैंने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे, हो सकता है नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म तो वो थे जो पूरी टर्म के लिए हमने डिसाइड कर रखे थे क्या डायरेक्टर होने चाहिए है? हो सकता है ये शेयर, मान लो कि 1 करोड़ शेयर है, हमारे शेयर 1 करोड़ है, और नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग अगर कोई और, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द, बताया था ये नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टर्म से हो सकता है कोई बंदा छोड़ के चला गया हो, कैजुअल वैकेंसी राइज हुई हो, आपने फिल ही ना की हो, तो आज 8 डायरेक्टर नहीं बैठे होंगे, कम होंगे। हो सकता है कुछ डायरेक्टर आपने इसमें मजीद ऐड किए हो फॉर द टर्म में, कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर आपने फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर को ले लिया हो, चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर से ले लिया हो, कोई इस तरह नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम में बढ़ भी सकते हैं। अगर कोई और मजीद इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी तो जितने फॉर द टर्म उतने ही फॉर द टाइम भी। तो ये क्या हुआ मेरे बच्चे, इसको कितने एवरेज वोट हमारे निकल रहे हैं, ये दोनों गए 1 करोड़ वोट। इसका मतलब क्या हुआ, आज इस बंदे को, मिस्टर बी को, जो कि नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर है, इसको निकालने के लिए रेजोल्यूशन आई है। इस रेजोल्यूशन के ऊपर होगी मेरे बच्चे वोटिंग, इस वोटिंग में वोट इस रेजोल्यूशन की फेवर में भी पड़ेंगे, और ये फेवर निकालने के लिए जो कि चाह रहे होंगे निकालो, और कुछ इसके अगेंस्ट भी पड़ेंगे जो कहेंगे नहीं नहीं ये रेजोल्यूशन फारिग है, नहीं निकाला जाए डायरेक्टर को। तो हम ये जो अगेंस्ट पड़े हैं रेजोल्यूशन के वोट, इन वोट्स को मेरे बच्चे याद रखिएगा, इन वोट्स को इन एवरेज वोट के साथ कंपेयर करेंगे कि ये कितने हैं। अगर ये बंदा इतने वोट सिक्योर कर लेता है तो इसको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर उससे कम हो तो डेफिनेटली इसको निकाल दिया जाएगा। याद रखो, यहां पे आपने लास्ट इलेक्शन के मिनिमम वोट्स को नहीं देखना, लास्ट इलेक्शन के मिनिमम वोट्स को नहीं देखना, लास्ट इलेक्शन के मिनिमम वोट्स को इलेक्टेड डायरेक्टर, नॉन इलेक्टेड डायरेक्टर को निकालते वक्त नहीं देखना, वो धोखा देगा पेपर के अंदर मेरे बच्चों आपको। इसी चीज की प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज के अंदर कर रहे होंगे ताकि आप लोग इन चीजों में क्लियर हो, और जो हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा होगा उसके अंदर भी इंशाल्लाह। तो बेटा ये तो हमने कल डिस्कशन की थी, आज की डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, और आज हमने डिस्कस करना है, आज की मेरे बच्चे जो डिस्कशन है वो है वोकेशन ऑफ ऑफिस। वोकेशन ऑफ ऑफिस मतलब क्या है, कोई भी डायरेक्टर कब अपने ऑफिस को वोकेट कर रहा होगा, इससे जा रहा होगा, खाली कर रहा होगा, यानी कि कब वो उस पोजीशन के ऊपर फर्दर नहीं रहेगा। वोकेशन ऑफ ऑफिस कब कब हो सकती है मेरे बच्चे, एक डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर कब नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या कह रहा है, कब कब नहीं रहेगा। मान लो कि अगर वो इनएलिजिबल हो, वो जो हमने इनएलिजिबिलिटी पढ़ी थी ना, एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी थी, माइनर हो, अप्लाई करके बैठा हो इंसॉल्वेंसी के लिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, इमोरल हरकत करके बैठा हो, एनटीएन नंबर ना हो, कहीं पे एक्ट ने डिबार्ड कर दिया हो, वो डिबार्ड वाली बातें भी यहीं पे अभी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर लिस्टेड कंपनी में वो मजीद हमने डिस्कस की थी, या वो कंपनी का मेंबर ना हो, ये बातें सारी डिस्कस की थी ना, याद होंगी इंशाल्लाह आपको। तो अगर ये इनएलिजिबल हो तो तब भी इसको, एलिजिबल हो गया हो तब भी इसको सीट्स खाली करनी पड़ेगी डायरेक्टर की।
एक बच्चा कह रहा है सर रिमूवल का क्राइटेरिया दोबारा बता दो। मेरे बच्चे उमर, आप ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें। आप सब बच्चों को वो दिए जा रहे हैं लेक्चर्स, आप भी मेरे बच्चे ले लो, क्योंकि हमने आगे भी पढ़ना है। हमारा ये पोस्टल बैच है, इसके ऊपर टाइम लगेगा। रिमूवल का एक अच्छा खासा वो है, आज भी हमने उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कम से कम कोई 8 से 10 मिनट लगाए हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे ना करो, आप ऐसा कर लो, उसके जो लेक्चर्स के लिए अप्लाई कर दो। आप सारे लोग, जो लोग भी हो, आप ऑनलाइन लेक्चर जो है CFE के पोर्टल के ऊपर, आप उसकी एप्लीकेशन दो। वो मिसिंग टॉपिक जो है वो सारे के सारे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैंने तो उनसे ये रिक्वेस्ट की है, वो सारे के सारे इंशाल्लाह परमानेंटली आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वो लेक्चर ले लो मेरे बच्चे, ऐसे ना करो, अभी इसको चलने दो। या लास्ट के ऊपर अगर टाइम बचा तो मेरे बच्चे हम इसको, आप रहिएगा, मैं इंशाल्लाह लास्ट के ऊपर आपको बता दूंगा। लो बेटा, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वोकेशन ऑफ ऑफिस, कब एक डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा उठ के, अगर तो वो इनएलिजिबल हो गया। इनएलिजिबल हो गया, जो हमने वो इनएलिजिबिलिटी पहले पढ़ी थी ना, अगर उसने कोई इमोरल हरकत कर दी है, फ्रॉड कर दिया, कत्ल कर दिया, कोई मान लो कि इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई इस तरह का मामला हो गया, एक तो इनएलिजिबल हो जाएगा, तब उसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। दूसरा, उसने क्या किया हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग थी, नहीं आया, अगली मीटिंग थी, नहीं आया, उसके बाद मजीद एक मीटिंग हुई, नहीं आया। उसने लगातार 3 डायरेक्टर्स की कंसेक्यूटिव मीटिंग, ये जो लगातार 3 मीटिंग से उसने छुट्टी की हो, बगैर छुट्टी लिए हुए फुटा मार दिया हो, आया ही नहीं 3 डायरेक्टर्स की मीटिंग में, लगातार होने वाली 3 मीटिंग में, तो ये डायरेक्टर भी मान लो डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा। अब ये फर्दर डायरेक्टर नहीं रहा। एक बंदा इतना नॉन सीरियस है कि कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें आ नहीं रहा, फिर हुई फिर नहीं आया, फिर हुई फिर नहीं आया। लेकिन ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि एक बंदा एक मीटिंग में नहीं आया फिर आ गया, उसके बाद अगली 2 मीटिंग के अंदर फिर नहीं आया फिर आ गया, ये नहीं। कंसेक्यूटिव 3 मीटिंग्स के अंदर अगर एक डायरेक्टर अपने आप को एब्सेंट रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, ये कैसा डायरेक्टर है जो इतना नॉन सीरियस है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बाकी डायरेक्टर्स को बताया तक नहीं, छुट्टी तक नहीं ली हुई और खामोश होकर घर बैठा हुआ। ऐसे नॉन सीरियस बंदे को डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए, और लॉ भी यही कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग ऑफ द बोर्ड विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, यानी कि डायरेक्टर से बगैर लीव ऑफ एब्सेंस लिए बाकी डायरेक्टर से लीव ले ले भैया, उनसे डिस्कस कर ले मामले को, फिर कर ले, बगैर लीव ऑफ एब्सेंस। अगर मेरे बच्चे उसने क्या किया, सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस के बगैर उसने ये किया, तो ये डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा। अभी तक हमने 2 बातें डिस्कस की हैं। एक क्या डिस्कस की है, अगर वो इनएलिजिबल हो जाए, और इनएलिजिबिलिटी में सारी की सारी बातें। दूसरा, अगर उसने 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग अटेंड नहीं की, याद रखिएगा 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग अटेंड नहीं की। उसके बाद हुआ क्या, इस डायरेक्टर ने क्या कर लिया है, गलती क्या की है, इस डायरेक्टर ने कंपनी से लोन ले लिया है। इस डायरेक्टर ने कंपनी से लोन ले लिया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट इजाजत नहीं देता, उसके लिए खास तरीकाकार होता है, मेंबर्स की इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसने बगैर किसी इजाजत के, इधर उधर से पूछे बगैर, मेंबर्स की इजाजत के, इसने कंपनी से लोन एक्सेप्ट कर लिया है, लोन ले लिया है, तो ये बंदा डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा। इवन देन ये नहीं कि ये जो कंपनी है खाली इसी को लोन ही देगी, इसने अगर लोन ले लिया है ये तभी डिस्क्वालीफाई होगा। मेरे बच्चे, अगर ये जिस बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर था, अगर उस बिजनेस को भी इस कंपनी ने लोन दे दिया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा, तभी ये डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा। अगर ये बंदा किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, अगर ये बंदा किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, इस कंपनी को भी इस कंपनी ने लोन दे दिया, तो तब भी ये डिस्क्वालीफाई होगा। सर ये क्या, देखो मेरे बच्चे, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हुआ ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हुआ, जब भी लोन देना लेना होता है ना, अभी हम पावर्स में डिस्कस करेंगे, वो डायरेक्टर्स की स्वाधीन होती है, डायरेक्टर अपने रेजोल्यूशन से वो लोन देते हैं, और ये उठा उठा के अपने आप को लोन देना शुरू करते हैं डायरेक्टर। ये तो ज्यादती है ना। इनके पास मेंबर्स का पैसा था, ये तो इमानतन इनके पास पैसा था, वो फिडुशियरी रिलेशनशिप था, और इन्होंने उठा के वो पैसा अपने लिए लोन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तो ज्यादती है ना। तो ये खुद लोन लेंगे, अगर लोन ले लिया घर जाएगा, या जिस बिजनेस में ये पार्टनर है उस बिजनेस को लोन दे दिया, डायरेक्टर ने डिसीजन से दिया होगा ना, ये बंदा भी उस मीटिंग में बैठा होगा, पक्की बात है, और ये कहीं ना कहीं यही लोन दिलवा रहा होगा इस बिजनेस को, तो तब भी ये डिस्क्वालीफाई होगा। ये किसी और कंपनी को लोन दे दिया इस कंपनी ने जिसमें ये डायरेक्टर है। ये भी कैसे हुआ होगा, जब ये कंपनी लोन देने की बात हो रही होगी, ये कह रहा होगा कि दो इस कंपनी को लोन, या इनकी कोई मिली भगत होगी, तो तब भी ये डिस्क्वालीफाई होगा। तो लोन अगर लिया दिया हो, यहां पे क्या लफ्ज यूज कर रहा है,
एक डायरेक्टर खुद ही हिज पार्टनरशिप, उसकी जो पार्टनरशिप है, इन विच ही इज ए पार्टनर, और एनी प्राइवेट कंपनी इन विच ही इज ए डायरेक्टर accept any loan or guarantee from the company in contravention of the Companies Act। सर आपने लोन की बात तो कर दी, आपने गारंटी की तो बात ही नहीं की। मेरे बच्चे मान लो ये बंदा खुद जाता है उस कंपनी के पास, उसको कहता है कि भाई मुझे दे दो, लोन दे दो। कंपनी ने अगर इसको लोन दे दिया तो ये तो पक्की बात है, ये डिस्क्वालीफाई होगा। उसको समझाया कि नहीं यार, तुझे अगर लोन दे दिया तो तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो तू लोन नहीं ले सकता। कहता ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि चल ऐसा कर लो, आप मेरी इस पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दे दो यार, मुझे ना दो। वो कहता है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहता है आप ऐसा कर लो, इस कंपनी को लोन दे दो जिसमें मैं डायरेक्टर हूं। कहता है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहता है फिर तो कहीं और से लोन लेना होगा। अब ये बंदा जाता है किसी बैंक के पास, ये बंदा जाता है किसी बैंक के पास, ये बंदा चला जाए, ये पार्टनरशिप चली जाए, या ये जारी हो, इनमें से कोई भी जाते हैं ये बैंक के पास, याद रखिएगा। और जाके बैंक को कहा कि भाई हमें लोन दे दो। बैंक ने कहा कि हम लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन हमें चाहिए गारंटी, हमें चाहिए श्योरिटी। ये कहता है अच्छा श्योरिटी। कहता है कौन हो सकता है? कहता है कोई भी पर्सन हो। पर्सन मतलब क्या, कंपनी भी गारंटी दे सकते है? कहता बिल्कुल। कहता ठीक है। ये बंदा आया, ये डायरेक्टर आया इस अपनी कंपनी के पास, इस कंपनी को कहा कि जाओ मेरे बिहाफ के ऊपर मैं लोन बैंक से ले लेता हूं, आपसे लोन ही नहीं लेता, आप गारंटी दे दो, आप बैंक को गारंटी दे दो, श्योरिटी बन जाओ मेरा। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस कंपनी ने इस डायरेक्टर के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे गारंटी दे दी, या इस पार्टनरशिप बिजनेस ने वहां से लोन ले लिया, उसकी गारंटी दे दी, या इस कंपनी ने लोन लिया, इस कंपनी की गारंटी दिलवा दी, कल ये लोन वापस नहीं होगा तो कौन वापस करेगा? सर कंपनी करेगी। ये भी मान लो इनडायरेक्टली लोन देने वाली ही बात है। इसलिए यहाँ पे लॉ ने मना कर दिया, ना तो लोन देगी ये कंपनी इनको किसी को भी, और ना ही अगर ये कहीं और से लोन लेते हैं उसकी गारंटी प्रोवाइड करेगी। आई होप कि मेरे बच्चे ये बात समझ में आ रही होगी। सिंपल हमने रखा है, एक कंपनी कभी भी अपने किसी डायरेक्टर को लोन नहीं देगी, या एक डायरेक्टर कभी भी अपनी कंपनी से लोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही कहीं और से लोन लेता है उसकी गारंटी कंपनी से एक्सेप्ट करेगा। या ये जहां पे पार्टनर बन के बैठा हुआ है जिस बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस कंपनी से कोई लोन लेगा या कहीं और से लोन लेता है, उसकी गारंटी इस कंपनी की हो रही होगी। या ये बंदा जिस कंपनी में, किसी और कंपनी में ये डायरेक्टर है, इस कंपनी को ये कंपनी लोन देगी। अगर इस तरह का मामला हुआ, ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहा होगा, याद रखिए। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे नजर आ रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, खैर वो वहीं पर मैं ले लेता हूँ। एक्सेप्ट एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक डायरेक्टर ने क्या कर लिया, कंपनी से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया। सर ये क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या है? डायरेक्टर कोई भी ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है जिसमें उसको डायरेक्टरशिप के अलावा भी कोई बेनिफिट मिल रहा हो। यानी कि उसने, इस डायरेक्टर ने क्या कर लिया, ऐसी पोजीशन कंपनी में एक्सेप्ट कर ली है, ऐसी पोजीशन ले ली है जहां पे उसको डायरेक्टरशिप के अलावा भी उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। ये कह रहा है देखो जी मेरी मार्केटिंग में बड़ी अच्छी स्किल्स हैं, मुझे मैनेजर मार्केटिंग बना दो, या मान लो कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट मुझे बना दो उसका हेड, और मुझे उसके लिए आपको इतना अलहदा से पे करना होगा। भाई तू क्या यहाँ पे डायरेक्टर झग मारने को है? अगर तूने इस चीज के भी अलहदा से पैसे चार्ज कर रहे हैं तो तू फिर किस चीज का डायरेक्टर है? या मान लो कि ये कहता है कि देखें ये कंपनी फलानी जगह से कोई मटेरियल लेती है, कितने का लेती है? कहता है वो काम मैं करता हूँ ना, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उतने पैसे मुझे दे जाओ, ये कंपनी से फायदा कमा रहा है। इस तरह के काम हो सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मेंबर्स और डायरेक्टर्स की कहीं अप्रूवल चाहिए होती है। लेकिन बहरहाल अभी हम उस कंप्लेक्सिटी में नहीं जाते, हम सिंपल रखते हैं। अगर किसी डायरेक्टर ने कोई भी ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट की जहां पे उसको डायरेक्टरशिप के अलावा भी कोई बेनिफिट मिल रहा हो, तो ये इसको मान लो कि इसने गलत किया है, फिर ये डायरेक्टरशिप के अलावा भी वहां पे कुछ लालच रख के बैठा हुआ है, इसका ऑफिस वकेट कंसीडर होगा। लेकिन कहता है 3 तरह के काम ये कर सकता है, 3 तरह के ये काम कर सकता है, वो इसको इजाजत है। और वो काम कौन कौन से हैं? अगर इस बंदे को, मान लो कि सारे डायरेक्टर में से इस बंदे को सीईओ बना दिया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, ये चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरी कंपनी की। चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अगर ये काम कर रहा होगा, फिर तो इसको इजाजत है, मजीद भी कुछ पे किया जा सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे। या मान लो किसी तरह की कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है, मान लो कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया है, कंपनी के ऊपर केस कर दिया है, और ये डायरेक्टर कहता है देखो जी मैं भी लॉयर हूं, अगर आप कहो तो मैं आपका केस लड़ लेता हूं। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर अगर ये जो डायरेक्टर है ये आपको कोई लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो तब भी आप उसको एक्स्ट्रा से पे कर सकते हो। या कोई और टेक्निकल सर्विस, कोई टेक्निकल सर्विस, कुछ एक्चुरियल मामला था, कुछ इस तरह का मामला था,
तो वहां पर भी अगर कोई सब्सिडी दे रहा होगा तो उसका पैसा चार्ज कर सकता है अलग से। अदरवाइज इसके अलावा उसने कोई पोजीशन एक्सेप्ट की तो याद रखिएगा इसको उसका इसे हम ये समझेंगे इसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट किया और इसका ऑफिस वोकेट कंसीडर होगा। अब जरा थोड़ा सा मैं जिस तरह आपको बता रहा था आपकी किताब के अंदर, एक मिनट मेरे बच्चे, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा बेटा ये देखिएगा, माधव जरा थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा ये देखिएगा कि यहाँ पे जब वोकेशन ऑफ ऑफिस की बात कर रहे होंगे, एक्चुअली में यहाँ पे 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, जबकि ये एक्चुअली में है ही 4 मेरे बच्चे। ये जो दोनों हैं ये एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है, बस उसने मान लेके कहीं गलती हुई उससे यहाँ पे एंटर लग गया और वो बात आगे चली गई। अदरवाइज ही एब्सेंट है, सॉरी सर ये नहीं, ये वाले, ये जो 2 पॉइंट है, ही हिज पार्टनरशिप, अगर वो डायरेक्टर खुद या उसकी पार्टनरशिप जहां पे ये पार्टनर बन के बैठा हुआ है वो कंपनी से, या जहां पे ये डायरेक्टर बन के बैठा हुआ वो कंपनी इससे लोन ले ले या गारंटी ले ले, तो क्या होगा, ये डिस्क्वालीफाई कंसीडर होगा। तो ये दोनों एक पॉइंट है मेरे बच्चे, इसको अलग-अलग पढ़ के कंफ्यूज ना होइएगा। तो एक तो ये चलें, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब बेटा आगे जो एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे जो एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं, याद रखिएगा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये मोस्टली आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ नहीं ये मैं ये कहूंगा कि ये आपके पढ़ने वाला एरिया है। ये शायद इसमें कोई मेरी कोई इतनी ज्यादा वो ना हो कि इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई समझने समझाने वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई है भी तो उसको मैं देख लेता हूं। अदरवाइज मेरे बच्चे याद रखिएगा ये वाला एरिया ये मोस्टली आपका एरिया है, आपने इसको करना है। ये हमने डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चे पावर्स ऑफ बोर्ड, डायरेक्टर्स की पावर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी बातें आपने इसको रटा जरूर लगाना है, इनको याद जरूर करना है, लेकिन इसमें समझने समझाने वाली बातें थोड़ी सी कम है, लेकिन जितनी की हैं वो तो हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। लो बेटा अगर हम बात कर रहे हो पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, ये याद रखिएगा हम डायरेक्टर्स की पावर का जिक्र करने जा रहे हैं। और जब डायरेक्टर्स की पावर का जिक्र कर रहे होंगे, जब डायरेक्टर्स की पावर का जिक्र करेंगे, ये भी याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्टर्स की पावर है ये कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर बैठ के ये सारी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, बल्कि ये जो पावर है ये हमेशा डायरेक्टर्स की मीटिंग में, ये हमेशा डायरेक्टर्स की मीटिंग में थ्रू डायरेक्ट बोर्ड रेजोल्यूशन से ये पावर इस्तेमाल होगी, ये बोर्ड रेजोल्यूशन से ये पावर इस्तेमाल हो रही होंगी। अब ये कौन कौन सी पावर हैं जो डायरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं? कहता है कि लॉ कहता है डायरेक्टर वो सारी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन के थ्रू यूज कर सकते हैं जो कंपनी के मेंबर्स नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टर वो सारे काम कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के थ्रू, रेजोल्यूशन के थ्रू, जो कंपनी के मेंबर्स नहीं कर सकते। तो यहां पे पावर्स टू बी एक्सरसाइज में कौन कौन सी बातें मेरे बच्चे? कहता है कि अगर डायरेक्टर, ये याद रखिएगा डायरेक्टर का जो भी फैसला होगा ये इनकी बोर्ड मीटिंग के थ्रू होगा, इंडिविजुअल डायरेक्टर का डिसीजन नहीं हो रहा होगा पास करके, या एक डायरेक्टर ये सारे फैसले नहीं कर रहा होगा बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। ये छोटी छोटी लाइनें ऊपर जो बातें लिखी होती है ना, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से शायद बाद में जब पेपर में पूछता है तो हम कंफ्यूज कर बैठते हैं। और ये पेपर में पूछा हुआ है, याद रखो ये पेपर में पूछा हुआ है और दोबारा से भी वो पूछेगा, वो सीधा सीधा पूछ रहा होता है कि अच्छा ये बताओ कि जो डायरेक्टर्स की कौन कौन सी पावर्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं, 10 यहां पे लिस्ट कर दो, 8 लिख दो, तो ये आपको लिखनी होगी। कौन कौन सी पावर है? टू इश्यू शेयर्स, डिबेंचर्स आर अदर रिडीमेबल कैपिटल, आर टू अदरवाइज बोरो मनी, आर इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। यानी कि ये डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, कब शेयर इशू करने हैं, कब डिबेंचर इशू करने हैं। अब ये डिबेंचर क्या है सर? देखो मेरे बच्चे,
डिबेंचर भी एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी है। जिस तरह शेयर एक सिक्योरिटी है, डिबेंचर भी सिक्योरिटी में आता है। सर शेयर सिक्योरिटी कैसे है मेरे बच्चे? अगर मान लो ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने इस कंपनी के शेयर्स लिए हैं, तो क्या एविडेंस है इसके पास किसने शेयर लिए हैं? सर इसको एक शेयर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये शेयर सर्टिफिकेट मिला है। ये शेयर सर्टिफिकेट क्या कागज का टुकड़ा नहीं है? क्या कागज का टुकड़ा ही है ना सर? सर बिल्कुल है तो कागज का टुकड़ा, लेकिन ये इस बात की सिक्योरिटी है कि इस बंदे ने वाकई उस कंपनी के शेयर लिए हैं और इतना पैसा पे किया है। तो क्या हुआ, कंपनी ने ये कागज के टुकड़े इशू करके इस बंदे से क्या लिया होगा? पैसा लिया होगा। लेकिन ये कागज के टुकड़े अगर तो शेयर है तो ये तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है ना। अब एक कंपनी चाहती है कि हम क्या करें, हम लोगों से पैसा ले लेकिन शेयर इशू ना करें। एक बंदा है वो कहता है कि सर मैं भी फिर आपकी कंपनी को लोन देना चाहता हूं। कहते ठीक है सर आप लोन दे दो। इसने लोन दे दिया तो ये कहेगा सर किसी कागज के टुकड़े के ऊपर लिख तो दो। उन्होंने क्या किया, एक कागज के टुकड़े ऊपर लिख दिया कि सर आपकी तरफ से इतना लोन आया है, इतने सालों के लिए इतना इंटरेस्ट हम पे करेंगे। ये कागज का टुकड़ा इसके हाथ में है, क्या इस बात की सिक्योरिटी नहीं कि इसने वाकई इस कंपनी को लोन दे रखा है? तो मेरे बच्चे इस तरह की जो सिक्योरिटी जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू कर रही होती है, जिसकी बेस के ऊपर लोन लेती है, लेकिन कोई ना कोई कागज का टुकड़ा तो इशू करेगी। इस कागज के टुकड़े के ऊपर जिसके ऊपर इसने लोन लिया है लोगों से, पब्लिक से, इसको कहते हैं डिबेंचर्स। ये सिंपल आपके समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह बताया है। तो कंपनी जो भी शेयर इशू करना चाहती हो, डिबेंचर इशू करना चाहती हो, या अदर रिडीमेबल कैपिटल, जिस तरह प्रेफरेंस शेयर्स में हमने डिस्कस किया था ना, एक या आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर कि प्रेफरेंस शेयर्स की एक टाइप है जिसको, जिन शेयर्स को आप वापस करके पैसा ले सकते हो। रिडीमेबल का मतलब होता है काबिले वापसी, काबिले वापसी। तो आप कुछ कंपनी ऐसे भी कैपिटल इशू कर रही होती है जिसको आप वापस करके पैसे ले सकते हो। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की हम एक ऐसी क्लास पढ़ेंगे जिसको आप कंपनी को वापस करके वो शेयर्स पैसा ले सकते हो, जबकि ऑर्डिनरी शेयर कभी भी वापस नहीं कर सकते। तो इस तरह का रिडीमेबल कैपिटल भी हो सकता है। आर टू अदरवाइज बोरो मनी, कंपनी लोन दे सकती है, लोन दे सकती है, लेकिन ये लोन अपने डायरेक्टर्स को देने की बात नहीं हो रही, ये लोन वैसे देने की बात हो रही है कि कंपनी लोन दे सकती है। दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ पासिंग ए बोर्ड रेजोल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी। अब हमने ये किया है, हमने अभी डिस्कस किया है, ये जो पावर्स हैं कंपनी ने, ये बोर्ड रेजोल्यूशन से इस्तेमाल करनी है। तो कंपनी अगर किसी को लोन देना चाह रही होगी तो क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन पास होगी, फिर लोन देगी। साथ ही लॉ ने क्लियर कर दिया है, ये जो रिक्वायरमेंट है ना कि बोर्ड रेजोल्यूशन से लोन दिया जाएगा, ये बैंक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सर बैंक के ऊपर क्यों अप्लाई नहीं होगा? वो भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना, वो भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सर इसलिए अप्लाई नहीं होगा मेरे बच्चे, देखो बैंक का तो काम ही ये है, वो हर रोज पता नहीं कितने लोन देता है, कितने लोन लेता है। अगर बैंक के ऊपर डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन हो के जब भी लोन देना है, वो डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन एक एक ब्रांच के ऊपर एक दिन में पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं लोन लेने देने की, तो डायरेक्टर तो बेचारे मीटिंग कर करके पागल हो जाएंगे। इसलिए बैंक को निकाल दिए, भाई बैंक का अपना नॉर्मल काम है वो करें, लेकिन बैंक के अलावा जिस कंपनी का काम लोन लेना देना नहीं, उसके डायरेक्टर अगर किसी को लोन देने की बात कर रहे होंगे तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन से होगा। टू अप्रूव एनुअल एंड पीरियडिकल अकाउंट्स एंड टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉई, यानी कि अगर कोई बोनस देना है एम्प्लॉइज को, अकाउंट्स को अप्रूव करना है, ये भी डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। तो इंकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो, आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा हो, और एनी सिंगल आइटम अपनी लिमिट में रहते हुए, हद में रहते हुए आप कोई फिक्स एसेट बेचना चाहते हो। हद का क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं लिखी हुई, तो आपको उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अंडरटेक ऑब्लिगेशंस अंडर लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड, वो कितनी अमाउंट है यहां पे नोटिफाइड नहीं हुई, लेकिन उस अमाउंट की हद तक ये जो डायरेक्टर हैं कोई भी लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लीज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये रेंटल वाला ही मामला होता है, रेंट के ऊपर ही मान लो कोई चीज लेने देने वाली बात होती है, जिसके बाद आप रेंटल पेमेंट्स करते हो। टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करना डायरेक्टर की पावर में आता है, या अपनी बोर्ड मीटिंग के थ्रू कर रहे होंगे। टू ऑथराइज द फॉलोइंग टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ये कुछ लोगों के नीचे बात करने लगा, याद रखिएगा। ये तीन बातें, ये जो तीन ये वाले बुलेट्स नहीं होने चाहिए इसके, यहाँ पे सब बुलेट्स लगा लो, इसके सब बुलेट्स लगा लो, क्योंकि ये तीन बातें ये ऊपर इसी की हैं, इसी के सब बुलेट्स हैं। ये जो ऊपर है, टू ऑथराइज द फॉलोइंग टू एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर मेकिंग सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। इन लोगों ने अगर कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, सेल का, परचेज का, कोई और चीज का, इसको अलाउ करना। यानी कि एक कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है, इसको ऑथराइज करना। आर द फॉर्म ऑफ विच इज अ डायरेक्टर इज अ पार्टनर, या कोई वो पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें हमारा डायरेक्टर पार्टनर बन के बैठा है, वो फिर ट्रांजैक्शन करना चाहता है, सेल परचेज करना चाहता है। अगर तो
बाकी डायरेक्टर्स को फिजिबल लग रहा हो, ये डायरेक्टर बता देगा भाई इस बिजनेस में मैं पार्टनर हूं, वो करना चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन से किया जा सकता है। या प्राइवेट कंपनी जिसमें ये बंदा डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है, यानी कि इस कंपनी के साथ कोई प्राइवेट कंपनी डील करना चाहती है और हमारा डायरेक्टर भी कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा हुआ है, ये कोई ट्रांजैक्शन करना चाहती है इसके साथ कोई सेल परचेज का, तो तब भी डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन से ये काम हो सकता है। सेल परचेज होने की बात कर रही है, लोन देने की बात नहीं हो रही, लोन तो दे ही नहीं सकते, वो तो मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। खैर ये बात होगी। उसके बाद कहता है इफ द अमाउंट इज मटीरियल एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये भाई स्टैंडर्ड्स है मान लो। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर अगर वो अपनी कंपनी से लोन ले तो सर इसमें हर्ज क्या है? मेरे बच्चे हर्ज ये है, हमारा डायरेक्टर्स के पास जो पैसा है ना, ये किसी की अमानत है जिसको उसने कंपनी के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि अपने बच्चों की शादियों के ऊपर, या मान लो कि घर की ऐशी के ऊपर उसने खर्च करना है, लोन ले लेकर अपने खर्चे चला रहा हो और कंपनी बेचारी डूब रही हो। ये तो पैसा किसी का है। यानी कि मान लो कि आपने क्या किया, आप मुझे पैसा देते हो, ये उस्मान मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने मुझे पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया, सर इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो सही तरीके से, खुद भी कमाओ मुझे भी दो। मैंने कहा कि उस्मान बहुत शुक्रिया यार, ये आपने 1 लाख दिया है, ये मैंने इस पॉकेट से निकाल के उधार के तौर पे ये दूसरी पॉकेट में डाल लिया है, उधार के तौर पे दूसरी पॉकेट में डाल लिया है। कोई आपको एतराज तो नहीं? आप मेरा मुंह देख रहे होंगे, सर मैंने तो सर को दिया है कि कारोबार करें, सर ने उठा के उसको अपने ही उसको लोन ले लिया है, दुख होगा कि नहीं? तो मेरे बच्चे यही मामला कंपनी के साथ है। तो खैर, तो उसके बाद कहता है कि इफ द अमाउंट इज मटीरियल, अगर कोई मटीरियल अमाउंट हो अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं, ये कह रहे हो कि इस इतनी हद तक अमाउंट हो, ये मटीरियल होती है, वो कितनी हमें इससे कोई लेना देना। तो अगर मटीरियल है, उस अमाउंट को राइट ऑफ करना। ये कौन कौन सी अमाउंट है? बैड डेट्स के अमाउंट, बैड डेट्स नजर आ रहे होते हैं, इनको राइट ऑफ करना। यानी कि अब लग रहा है कि बैड डेट्स भी रिकवर नहीं होने, पक्के पक्के इसको निकाल दो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ बैड डेट्स या एडवांसेस एंड रिसीवेबल, किसी को एडवांस दे रखा था उसको आपने मान लो कि वो करना है, राइट ऑफ करना है। रिसीवेबल था, कोई आपका डेटर था, उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड अदर एसेट्स, कोई एसेट्स को राइट ऑफ करना है। इन्वेंट्रीज को मान लो कोई हो सकता है इन्वेंट्री गुम हो गई हो, या आग लग गई हो, पानी में स्लाब में खराब हो गई हो, वो किताबों में नजर आ रही होगी, उसकी वैल्यू तब रही नहीं, तो उसको राइट ऑफ करना है। टू डिटरमिन द टर्म्स ऑफ एंड द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच ए लॉ सूट मे बी कंप्रोमाइज। किसी ने कंपनी के ऊपर केस कर रखा हो, उस बंदे के साथ क्या कंप्रोमाइज करना है, उसको ये डिसाइड कर सकते हैं। एंड ए क्लेम आर राइट इन फेवर ऑफ अ कंपनी मे बी रिलीज्ड। मान लो किसी जगह के ऊपर कंपनी जीत रही है केस और आप उसको फेवर देना चाहते हो इन गुड जेस्चर, आप चाहते हो कि चलें कंपनी का अच्छा इमेज बनेगा, कंपनी हालांकि पुराने बंदे के ऊपर केस किया हुआ, उसने कंपनी जीत रही है, उसको जैसे किसी बंदे ने कंपनी की तरह का नाम इस्तेमाल कर लिया है, कंपनी ने केस किया, उसके ऊपर हर्जाना किया है, वो जीतती नजर आ रही है, लेकिन कहते हैं चल यार माफ किया, जा भाग यहां से। तो इस तरह करना चाहे तो कर सकती है। मे बी रिलीज एक्सटिंग्विश, यानी कि सिरे से ही चाहे तो उसको माफ भी कर सकती है या उसमें कमी बेशी कर सकती है। किसी और कंपनी को टेक ओवर करना हो, मतलब क्या है? किसी और कंपनी को कंट्रोल करना हो या उसका होल्डिंग बनना हो। कैसे बन सकती है? उसके मोर देन 50% शेयर लेके, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करके। आर एक्वायरिंग ए कंट्रोलिंग अ सब्सटेंशियल स्टेक आर एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर। ये सारी मेरे बच्चे जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं, ये डायरेक्टर्स की पावर है, याद रखिएगा। ये सारी हमने क्या डिस्कस की हैं? ये डायरेक्टर्स की पावर है, डिस्कस की हैं, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। कत्तन ये नहीं सोचना कि सर ये देखो ना, ये तो शायद आई कैप ना पूछे क्योंकि ये तो थोड़ी सी रट्टे वाली बात है, ये है वो है। मेरे बच्चे पूछा हुआ, आप पास पेपर में देखोगे तो डायरेक्टर्स की पावर्स को उसने पूछा हुआ है। लो बेटा, ये तो डिस्कशन होगी डायरेक्टर्स की पावर की, बात यहां तक नहीं रुकी, बात यहां तक नहीं रुकी। अब आगे कुछ और काम भी हैं जो डायरेक्टर्स कर सकते हैं। आगे हम उन चीजों को कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जो डायरेक्टर कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे वो डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन नहीं चाहिए होगी खाली, उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट भी है। अब इसको देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमने कुछ और मामला देख रहे हैं जहां पे मान लो डायरेक्टर्स की, खाली डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन नहीं, यहां पे मेंबर्स की भी इजाजत चाहिए होगी। ये कौन कौन से मामला थे? लो बेटा, अब हमने डिस्कस करना है ऑथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग। ऑथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग,
यहां पे वो बता रहा है कि डायरेक्टर्स कुछ और पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पावर वो कब इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ऑथराइजेशन मिल जाए, इजाजत मिल जाए जनरल मीटिंग की, यानी कि मेंबर्स की अगर इजाजत मिल जाए, तो ये 3 पावर और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन कौन सी है? कहते हैं द बोर्ड ऑफ ए कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। ये जो हम बातें करने जा रहे हैं, ये बोर्ड ऑफ कंपनी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक वो जनरल मीटिंग के थ्रू मेंबर्स की इजाजत ना ले ले, आइदर स्पेसिफिकली आर बाय वे ऑफ ऑथराइजेशन। स्पेसिफिकली बाय वे ऑफ ऑथराइजेशन का क्या मतलब है सर? मान लो कि डायरेक्टर एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, डायरेक्टर एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, और इस ट्रांजैक्शन के लिए उनको क्या चाहिए? मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। वो मेंबर्स को कहेंगे सर ये हमने ट्रांजैक्शन करनी है, इसकी इजाजत दे दो। वो कह देंगे इजाजत ले ली उससे। ये है स्पेसिफिक इस ट्रांजैक्शन के लिए इजाजत लेना। डायरेक्टर ये भी तो कह सकते थे सर देखिए इस तरह का काम अब हमने अगले साल 2 साल तक करना है, हम जितने भी इस तरह की ट्रांजैक्शन करेंगे आप जनरल ऑथराइजेशन दे दो, यानी कि हम इस तरह की पक्की पक्की साल 2 साल के लिए इजाजत दे दो, हम जितना भी काम करना चाहिए, बार बार हम थोड़ी आपकी मीटिंग बुलाते रहेंगे। इसको कहते हैं जनरल ऑथराइजेशन। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, बाय वे ऑफ एन ऑथराइजेशन भी हो सकती है कि आप इजाजत ही ले लो उनसे। डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग, कहता है ये 3 काम करने के लिए डायरेक्टर्स को अगर वो पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले मेंबर से पूछना होगा। ये 3 काम कर सकते हैं वो, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स की इजाजत लेनी पड़ेगी। और ये 3 काम कौन कौन से? सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग और साइजेबल पार्ट देयरऑफ। यानी कि आपने अपने किसी बिजनेस के मेजर हिस्से को, या अंडरटेकिंग होते कोई भी जो कारोबार कंपनी कर रही है, जो उसके कारोबार के में आ रहा है, कोई भी चीज जो एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रही है, मान लो उसकी अंडरटेकिंग है, कोई और वेंचर साथ लेके चल रही है, जो भी वो काम कर रही है उसकी अंडरटेकिंग में आ रहा होगा, तो सेल, लीज अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग, जो वो काम कर रही है उसको लीज के ऊपर देने जा रही है, उसको बेचने जा रही है, या उसका कोई साइजेबल पार्ट बेचने जा रही है, तो ये उस वक्त तक नहीं कर सकती अनलेस द मेन बिजनेस ऑफ कंपनी कंप्राइज ऑफ सच सेलिंग और लीजिंग। अगर तो उसका काम ही इस तरह का है, फिर तो वो डायरेक्टर खुद ही कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कंपनी काम ही ये करती हो, वो कोई मान लो कि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदती हो, बेचती हो, है, या कुछ चीजें इस तरह अक्वायर करती हो, आगे बेचती हो, कुछ इस तरह के, अगर तो काम ही उसका ऐसा है, फिर तो उसको डायरेक्टर की इजाजत की जरूरत नहीं। अदरवाइज वो क्या करने जा रही हो? अपनी अपनी अंडरटेकिंग का, अपनी कंपनी का कोई साइजेबल पार्ट, पहले हमारी पुरानी किताब के अंदर साइजेबल पार्ट बताया जा रहा होता था कि 25% ऑफ दैट क्लास ऑफ एसेट, 25% ऑफ दैट क्लास ऑफ एसेट्स। इसका क्या मतलब था? मान लो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ रही होती है ना प्रॉपर्टी आ रही होती है। प्रॉपर्टी कितनी है आपकी? मान लो कि प्रॉपर्टी आपकी 100 मिलियन की है, 100 मिलियन की है, तो वहां पे लास्ट पिछली किताब के अंदर ये लिखा आ रहा होता था कि जो भी एसेट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं उसका 25% भी अगर आप बेचने जा रहे होंगे तो आपको मेंबर्स की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप इस किताब के अंदर इन्होंने ये गायब कर दिया है, तो साइजेबल पार्ट ही आप लफ्ज यूज कीजिएगा। तो ये नहीं कि आप 25 मिलियन तक अगर ये बेचना चाह रहे होंगे, 25 मिलियन या उससे ज्यादा, तो फिर मेंबर्स की अप्रूवल। अगर कम बेचना भी चाह रहे हो तो फिर वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूं अब ये हमारे सिलेबस में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा। खैर, अगर वो इस तरह अपनी अंडरटेकिंग को बेचने जा रहे हो, या उसका मेजर हिस्सा बेचने जा रहे हो, या रेंट के ऊपर देने जा रहे हो, लीज के ऊपर, फिर भी उनको मेंबर्स की इजाजत चाहिए होगी। सेल आर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द सब्सिडरी, एक कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, ये उसकी सब्सिडरी है, और ये अपनी सब्सिडरी को बेचने जा रही है, ये मेंबर्स की इजाजत के बगैर नहीं आप बेच सकते। अब आगे देखिएगा, मान लो बेटा एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर ने कंपनी का कुछ पैसा देना है, हो सकता है इसने कंपनी से कुछ खरीदा हो, है, उसका कोई पैसा देना था, हो सकता है लोन भी लिया हो, मेंबर्स की इजाजत से वो लोन दिया जा सकता है, लोन भी कभी लिया हो। अब उसकी पेमेंट का वक्त आ गया, अब उसको रीपे करने का वक्त आ गया, और ये डायरेक्टर कह रहा है बाकी डायरेक्टर्स को कि आप ऐसा कर दो, जो मैंने पैसा देना ना आपको 1 मिलियन देना ना, आप 0.5 मिलियन कर दो इसका, या मैंने अभी देना ना आपको, मुझे 1-2 साल का मजीद टाइम दे दो, क्या मुझे माफी कर दो ये लोन मेरा। अगर कोई डायरेक्टर, लोन है या जो भी जो पैसा देना उसने कंपनी का किसी भी मद में, अगर ये डायरेक्टर ये फैसला करने जा रहे हो कि हमने इस बंदे का, जो हमारा डायरेक्टर है, इसकी तरफ जो हमारा पैसा है, जो रिपेमेंट है, उसको माफ करना है, उसको रिलैक्स करना है, उसको एक्सटेंड करना है, इस तरह की कोई भी हरकत करना जा रहे हो, ये मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। ये मेंबर्स का पैसा था, उनको डिसाइड करने दो, ये डायरेक्टर्स का पैसा थोड़ी है डायरेक्टर की तरफ। तो कहता है रिमिट, माफ करना, गिव एनी रिलीफ, कुछ कमी पेशी करना, और गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम,
या टाइम एक्सटेंशन देना फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी डेट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट एनी डायरेक्टर। किसी डायरेक्टर ने कंपनी का पैसा देना था, इस डायरेक्टर को किसी तरह का रिलीफ देना, माफ कर देना या टाइम एक्सटेंशन देना, ये कंपनी खुद नहीं डायरेक्टर कर सकते, मेंबर्स की इजाजत चाहिए होगी। खाली ये डायरेक्टर नहीं, अगर इसकी ये जो पैसा है इस कंपनी के होल्डिंग के डायरेक्टर की तरफ भी हो, ये इसका डायरेक्टर नहीं था, इसकी होल्डिंग का डायरेक्टर था, तो उस डायरेक्टर के साथ इस होल्डिंग के डायरेक्टर ने इस कंपनी का कोई पैसा देना था, तो ये भी मेरे बच्चे इस कंपनी के इस मेंबर्स की इजाजत के बगैर उसको आपने किसी तरह का माफी नहीं देनी। तो क्या कह रहा है, रिमिट गिव एनी रिलीफ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रिपेमेंट ऑफ एनी डेट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ हिज होल्डिंग कंपनी, या इन डायरेक्टर में से किसी का भी कोई रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार, हमें इससे कोई लेना देना, कोई रिश्ता कोई भी शो कर रहा हूं। दोबारा सुन लो, एक कंपनी ना तो अपने जो उसका जो डायरेक्टर है उसका जो पैसा है कंपनी की तरफ, उसको किसी तरह की माफी तलाफी करेगी। अगर इस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, इस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर ने इस कंपनी का कोई पैसा देना है, उसमें कोई माफी तलाफी करेगी मेंबर्स की इजाजत के बगैर, और ना ही अगर इनके रिलेटिव ने किसी ने कोई पैसा देना था इस कंपनी का, उसमें किसी तरह की कोई माफी तलाफी होगी। आगे कहता है कि लिस्टेड कंपनी इज नॉट, आगे लिस्टेड कंपनी के लिए मजीद कह रहा है, लिस्टेड कंपनी इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग। लिस्टेड कंपनी अपने पूरे का पूरा कारोबार ही बेचने जा रही है, तो अगर वो कारोबार बेचने जा रही है, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग ही बेचने जा रही है, तो फिर करेगी क्या? विच रिजल्ट इन आर मे लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस। कहता है कि ऐसे अपनी अंडरटेकिंग को बेचने जा रही है सारी की सारी को, जिससे बाहर यही लग रहा है कि वो अपने ऑपरेशंस को क्लोज करने जा रही है या वाइंडिंग अप करने जा रही है कंपनी की। तो भाई ये तो भाई पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी में तो बड़ी सारी दुनिया का स्टेक लगा होता है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इनको क्या करना पड़ेगा, विदाउट देयर बीइंग ए वायबल अल्टरनेट बिजनेस प्लान ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द बोर्ड। अगर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसी हरकत करने जा रहे हैं जहां पे पूरी की पूरी कंपनी को या उसके मेजर बिजनेस पोर्शन को बेचने जा रहे हो, ऐसे लग रहा हो कि जैसे शायद ये बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, ये वाइंडिंग अप कंपनी की कर रहे हैं, तो उस वक्त तक ये काम नहीं कर सकते जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका अल्टरनेटिव नहीं डिसाइड करते कि अल्टरनेटिव हमने करना क्या है। वो अल्टरनेटिव ये मेंबर्स के सामने रखेंगे। एनी रेजोल्यूशन पास्ट ऑथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग इफ नॉट, वो यानी कि ऊपर की बात कर लो पहले, वो अल्टरेशन जो भी इन्होंने अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान रखा होगा मेंबर के सामने रखेंगे, उनकी इजाजत लेंगे। देखें जी, पहले तो हम काम कर रहे थे, ये हमने खोला हुआ था, सिनेमा खोला हुआ था या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद सबसे ज्यादा जो कोरोना का खर्चा है वो स्कूल कॉलेजेस के अंदर ही है और हम लगातार लॉस में जा रहे हैं। क्यों ना हम ऐसा कर लें, हम कोई मेडिसिन कंपनी हम कोई बना लें, कुछ इस तरह की हॉस्पिटल बना लें जहां पे शायद हमें फायदा हो। जस्ट बता रहा हूं ऐसे, तो हम इसको बेचने जा रहे हैं और अब हम ये काम करने जा रहे हैं, कोई मास्क बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो वहां पे अब ये अल्टरनेटिव बिजनेस प्लान पहले वो मेंबर्स के सामने रखेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे, फिर ही जो लिस्टेड कंपनी के मेंबर जो हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। एनी रेजोल्यूशन पास ऑथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग इफ नॉट इंप्लीमेंटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग। जो भी आप इजाजत ले लेते हो मेंबर से कि ये काम करना है, सर इजाजत दे दो, सर हमने सब्सिडी बेचनी है, मेंबर्स को कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, इस कंपनी के डायरेक्टर कह रहे हैं सर हमने क्या करना है, अपनी सब्सिडी बेचनी है, हमें इजाजत दे दो। सर हमने मान लो कि कोई मेजर पोर्शन बेचना है, हमें इजाजत दे दो। सर हमने किसी डायरेक्टर की लोन शोन को रिमिट करना चाह रहे हैं, हमें इजाजत दे दो। ये इजाजत जब मिल गई तो ये इजाजत 1 साल तक, जिस दिन मिली है ये इजाजत, उसके 1 साल तक वैलिड होगी। ये जिस चीज के लिए इजाजत दी है, अगर मेंबर ने इजाजत दे दी तो कोई मसला नहीं, जिस चीज के लिए भी इजाजत ली है ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये काम 1 साल के अंदर अंदर ना किया तो दोबारा से उस काम के लिए इजाजत लेनी होगी। उनको बता रहे होंगे सर वो आपने इजाजत दी थी ना, तो वो 1 साल के लिए वैलिड थी, वो एक्सपायर हो गया साल, तो हम वो काम कर नहीं पाए, अब दोबारा से वो इजाजत दे दो। इस तरह चल रहा होगा। आज के लिए इतना ही काफी है मेरे बच्चे। कल हमारा टेस्ट होगा। आज तक हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स तक जितना पढ़ा है, कल उसका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, लाजमी आपने अटेम्प्ट करना।